हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आज हम करने वाले हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी का आज फर्स्ट पार्ट जो कि है चार्जेस। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब भी हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना है उसकी रूट के बारे में, उसके मेन कैरेक्टर के बारे में, और वो है हमारा चार्जेस। तो आज की इस पूरी सेशन में या इस पूरी क्लास में आज हम चार्जेस को बहुत अच्छे से समझेंगे और किस तरीके से चार्जेस जो है वो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे वो हम आने वाली क्लासों में समझेंगे। बट अभी हमारा मेन फोकस ये है कि भाई ये चार्जेस है क्या। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो चार्ज होते हैं वो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो चार्जेस ही होते हैं मेन हीरो, आप कह सकते हो मेन जिनका रोल होता है वो ये चार्जेस होते हैं। तो चार्जेस हम ये भी कह सकते हैं कि वो रूट है जो हमें आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसीलिए चार्जेस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिक्स जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या और कैसे इसको हमें समझना है, कैसे हमें इससे फील करना है। अब देखिए, इस पे जाने से पहले मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूंगा। स्टोरी ऐसी है कि अभी तक हमने जो देखा था या लोगों ने जब तक देखा था, पुराने टाइम की बात करता हूं, तो उनको लगता था कि ये जो मैग्नेट होती है यानी कि ये जो चुंबक होती है इसके अंदर एक इफेक्ट होता है, आप सभी ने भी देखा होगा। और वो जो इफेक्ट क्या करता है वो किसी और उसी जैसी चीज या फिर मैग्नेटिक मटीरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स है ये हमें उस मटेरियल के अंदर नेचर की तरफ से मिला। ऑल्दो उसके अंदर हमने फिर मैन मेड चेंजेस भी किए हैं, हमने जो मैग्नेट है वो जो है वो हमने आर्टिफिशियल भी बनाई है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट उस समय लोगों को लगता था कि ये जो स्पेशल पावर है अट्रैक्शन और रिपल्शन की ये सिर्फ मैग्नेट्स के पास है, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को ऐसा लगा कि यार ये जो चीज हम देख रहे हैं यार ये तो सिर्फ मैग्नेट में होनी चाहिए। पर उन्होंने क्या देखा किसी दिन कि ये जो चीज है अट्रैक्शन की, रिपल्शन की, ये एक नॉर्मल बॉडी में भी हमें देखने को मिली। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल बॉडी क्या एक मैग्नेट है? नहीं, वो एक मैग्नेट नहीं है, बट स्टिल एक नॉर्मल बॉडी के अंदर भी ये इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, कुछ ना कुछ ऐसी आप कह सकते हो पावर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वहां से थोड़ा सा हिट करा लोगों को कि नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसी हिडन चीज है जो हमसे मिस हो रही है। फिर हमने ये इस चीज को नॉर्मल हमारी लाइफ में भी हम रोज देखते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, जब हम बात करते हैं कि एक आप स्केल ले लीजिए, एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, स्केल लीजिए उसको आप अपने हेयर पे रब करेंगे और एक पेपर लीजिए, उसके पीस करिए और उस पर वो स्केल रख दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो जो पेपर है वो स्केल पर चिपक जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा ना तो स्केल हमारी मैग्नेट है ना पेपर हमारे मैग्नेट है, बट ये पेपर मैग्नेट पे स्केल पर चिपके कैसे? इसका मतलब कुछ तो ऐसा है। एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर हम एक बलून लेते हैं, बलून को आप ब्लो करें, फुलाएं, फिर आप उसको ऐसे हेयर पर ऐसे रब करें और ऐसे दीवार पे लगाएंगे तो दीवार पे चिपक जाएगा। तो अब यहाँ पर भी वो चीज कैसे हुआ, अट्रैक्शन कैसे हुआ? यहाँ तो कोई किसी ने फोर्स भी नहीं लगाया, वो तो चिपक गया दीवार के। इसका मतलब यहाँ पर भी वो इफेक्ट है। तो ये तो एक स्टोरी हो गई कि इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि नॉर्मल बॉडी के अंदर भी ये प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये प्रोड्यूस की जा सकती है या उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ये सारे काम कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी जगह हमने एक और चीज को क्या देखा, हम कई बार ऐसे होता है कि सर्दियों के टाइम, विंटर के टाइम हम वुलन कपड़े पहनते हैं, फिर हम एक प्लास्टिक चेयर पे बैठते हैं, उठते हैं, कोई हमें टच करता है तो उसको एकदम सा स्पार्क आता है, झटका आता है, करंट सा आता है, हम कहते हैं ना अरे करंट लग गया। ये हमने बहुत ही कॉमन एक जो चीज है हम रोज जो विंटर्स के अंदर महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये स्पार्क कैसे आया, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे आया? तो इस सब के पीछे है ना, इन सब के पीछे एक ही शख्स है और वो है हमारा चार्ज। तो इसीलिए ये जो चार्ज होता है ये उस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाता है, जो मैं अभी आपको एग्जांपल में समझा रहा था। अब ये होता कैसे है, कौन इसके पीछे है, तो उसको समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि चार्ज एक फंडामेंटल आप कह सकते हो क्वांटिटी है। जैसा कि यहां पर लिखा है कि कोई भी मैटर की, किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कॉज करती है, प्रोड्यूस करती है, एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना को, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना है ना, इसको समझने के लिए हमें चार्ज को समझना पड़ेगा। और चार्ज एक
इंटरनल प्रॉपर्टी है हर एक मैटर की। अब मैटर, एटम पे चले जाओ, एटम के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो ये सारी चीजें कर सकता है। अब पॉइंट यहां पर ये उठता है कि सर अगर ये सब चीजें ये एटम कर सकता है तो कर क्यों नहीं रहा है? हर कोई बॉडी एक दूसरे से क्यों स्टिक नहीं कर रही है, चिपक क्यों नहीं रही है? तो इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। बॉडी में चार्ज है, बॉडी में ये पावर है, बट ओवरऑल पावर उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अब आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया। तो चलिए उसके बेसिक पे भी चलते हैं। तो मान लेते हैं हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम के अंदर क्या होता है, आप सभी को पता है इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है? इस न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एक बॉन्ड बना के बैठे हैं, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है। ये एक नॉर्मल हमारा एक एटम होता है जो सब हम जानते हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसमें सर क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पेशल पावर है, और उस पावर को जो मैं बोल रहा हूं वो चार्ज है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये जो चार्जेस का खेल है वो इस इलेक्ट्रॉन के पास है और इस प्रोटॉन के पास है। तो अभी आप क्या समझे कि ये जो एटम है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है यही है चार्जेस, यही है हमारे वो चार्ज जिसके बारे में हमें आगे जाके बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो यही दोनों वो लोग हैं, यही दोनों वो चीजें हैं, यही दोनों वो सब पार्टिकल्स हैं जो चार्जेस कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, प्रोटॉन एक चार्ज है। अब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम फिर चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? तो बेसिकली हम उसकी उस प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन की उस प्रॉपर्टी को जो अट्रैक्शन और रिपल्शन कर रहा है, या प्रोटॉन की वो प्रॉपर्टी को जो अट्रैक्शन रिपल्शन कर रहा है, हम उसको यहां पर है ना चार्ज कह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जितना इलेक्ट्रॉन के पास ये पावर है, बस दिक्कत ये है इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव नेचर का है, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। तो आपको एक चीज क्या समझ में आई कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। चार्जेस का सारा जो आप कह सकते हो खेल है वो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही थ्रू होता है। बट दिक्कत यहां पर यह है कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है और जितना चार्ज प्रोटॉन के पास है, दोनों का नेचर अलग है। अब आप बोलेंगे सर नेचर क्या है? नेचर का मतलब यहां पर यह है कि जब हम पावर की बात करते हैं या कुछ स्पेशल पावर की बात करते हैं तो एक अच्छी पावर भी होती है और एक बुरी पावर भी होती है ना। तो वैसे समझने के लिए हम इसको एक अच्छी और एक बुरी पावर भी कह सकते हैं, बट ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं अच्छा बुरा, बट साइन रख दिए। दोनों का नेचर अलग अलग है, इसीलिए एक को प्लस बोला और एक को माइनस बोला, ठीक है। तो अभी आपको ओवरऑल ये चीज बाहर से कैसी लग रही है? तो ये बाहर से आपको लग रही है न्यूट्रल। क्यों लग रही है न्यूट्रल? अभी मैं एक एग्जांपल आपको और दूंगा, फिर वहां से मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। बट अभी आपको ये बाहर से एटम लगेगा न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो अभी इसमें कोई स्पेशल पावर नहीं आएगी। तो सर पावर कब आती है? तो पावर तब आएगी जब इनके नंबर्स में कुछ कम ज्यादा होगा, जो मैं अभी आगे जाके समझाऊंगा। बट अभी आप ये समझ लो कि ये चार्जेस क्या हैं। तो ये चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है। तो वही हमारा नेक्स्ट लाइन है, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ एटम। तो ये एटम के अंदर प्रेजेंट स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बताया है, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर की कितनी एबिलिटी है, वो किसी और को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो सर इसका मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। फिजिक्स में हम वही चीजें पढ़ते हैं जो मेजरेबल होती हैं, जो हम जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसका भी एक यूनिट होगा। जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसको यूनिट तो देनी पड़ेगी। तो इसीलिए चार्ज की भी यूनिट होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो कभी नहीं हट सकती, वैसे एक चार्ज भी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो कभी हट नहीं सकती। तो आप ये मत सोचना कि कहीं पर हो सकता है कि चार्ज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर जगह हर एटम में चार्ज है। हर एटम में जैसे मास है वैसे ही हर एटम में चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर बात यह समझनी है कि अगर ये क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं तो इसको हम किस में मेजर करते हैं? तो चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम्ब में। अच्छे से याद कर लो स्पेलिंग, COULOMB। बट जब हम यूनिट लिखते हैं तो हम इसको एक लेटर देते हैं, एब्रीवेशन देते हैं, ताकि हम बार बार जाके कूलाम्ब नहीं लिखेंगे, C लिखेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर C का मतलब क्या है। तो C का मतलब कूलाम्ब है, वो एक साइंटिस्ट का नेम था। तो आप सोच रहे होंगे सर ये कैसा वर्ड है, ये क्या कूलाम्ब है? तो कूलाम्ब एक नाम है ना, जैसे अपने राम श्याम होता है वैसे कूलाम्ब एक नाम है।
साइंटिस्ट ने जिसने डिस्कवरी करी, जिसने इस पे इतना काम किया, तो उन्हीं के नाम पर इनकी यूनिट रख दी जाती है, ठीक है। और ये हम देखते आ रहे हैं न्यूटन के साथ, है ना, एम्पियर के साथ, आगे भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, टेस्ला और ये सब। तो ये सारे जो हैं मोस्टली हमारे जो नाम होता है साइंटिस्ट का उसी के नाम पर रख देते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन, आई होप सबको समझ में आ गया कि चार्ज रियल में होता क्या है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां से उठता है कि चलो सर मान लिया कि चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कह रहे हैं, नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। अब पॉइंट यहां पर यह उठता है कि अगर इन दोनों के पास चार्जेस हैं तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह आता है कि सर ये अट्रैक्ट और रिपेल कब करेंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये सारा का सारा जो खेल है, ये खेल है इनके नंबर्स में कम ज्यादा होना। अब इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं, और जो एग्जाम्पल आपको कभी भी आप भूलोगे नहीं ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लासरूम ए है, ठीक है, और एक क्लासरूम बी है, ठीक है सर। अब इस क्लास ए के अंदर 10 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो कम पढ़ते हैं, थोड़े से नोटोरियस हैं, कम ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, और यहां पर भी सेम कंपोजिशन है। तो ये दोनों क्लासेस के अंदर 20-20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 पॉजिटिव यानी कि अच्छा है, जो पढ़ते हैं बहुत, और जो माइनस में है मतलब बेसिकली वो थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, थोड़ा शैतानी करते हैं, राइट। तो ये अभी क्लास का कंपोजिशन है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये जो क्लास है, अगर कोई थर्ड पर्सन आके देखेगा तो उसको ये क्लास कैसी लगेगी, न्यूट्रल लगेगी ना, बिल्कुल लगेगी। क्यों लगेगी न्यूट्रल? क्योंकि बराबर बराबर टाइप के बच्चे हैं ना, तो ना तो ये क्लास बहुत अच्छी है ना ही ये क्लास बुरी है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, मिडल है, ठीक है। सिमिलरली ये क्लास भी अभी न्यूट्रल आपको लग रही होगी, बिल्कुल सर लग रही है, क्योंकि इसमें भी 10 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है। अब यहां पर आके खेल स्टार्ट होता है। अब यहां पर क्या होगा, अब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर इस एक रूम में आ जाती है या एक क्लास में आ जाती है, और ये स्ट्रिक्ट टीचर जो होती है ये इन नेगेटिव वाले बच्चों को बहुत डांटती है, उनको पनिश करती है। तो क्या होगा, तो कोई ना कोई एक बच्चा उसमें से टूट जाएगा, कहेगा नहीं बस अब नहीं हो सकता, अब मैं यहां से जा रहा हूं। तो वो एक बच्चा यहां से निकला और यहां पर चला गया। तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि एक बच्चे के जाने से, नेगेटिव एक बच्चे जाने से कंपोजिशन क्लास का हिल गया। कैसे हिल गया, चेंज कैसे हो गया? अब इस ए नंबर वाली क्लास में 10 तो अच्छे बच्चे हैं ही हैं, उनको जाने की क्या जरूरत, बट नेगेटिव बच्चे 9 रह गए। और इस क्लास में क्या हुआ, 10 तो पॉजिटिव पहले ही थे, बट नेगेटिव कितने हो गए, 11 हो गए। कितने हो गए, 11। अब क्या होगा, अब होगा यहां पर चेंज। जहां पर जो लोग ज्यादा होते हैं वो दूसरों को अपने जैसा बना लेते हैं। पहले क्यों नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि सेम सेम टीम थी। अब यहां पर टीम का रेशियो बदल गया है, तो यहां पर ये लोग ज्यादा हैं और ये लोग कम हैं। तो अब ये पूरी की पूरी क्लास बाहर से पॉजिटिव दिखेगी। क्यों दिखेगी, आपके सामने है ना कि पॉजिटिव अब ज्यादा हो गए हैं, तो अब इसका जो फेस आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि ये क्लास पढ़ने वाली है। वहीं पर सिमिलर जो बी क्लास थी उसमें क्या दिक्कत हुई कि पॉजिटिव तो उतने ही थे, बट नेगेटिव बढ़ने की वजह से अब इसका फेस दिखेगा नेगेटिव। अब आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि यहां पर एग्जाम्पल में क्या हुआ, क्योंकि अब मैं रिलेट करूंगा इसको चार्ज से। अब बहुत सिंपल भाषा में सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये क्लासेस जो मैंने बताई हैं ये एटम है। क्या है, एटम। इन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। अभी ये एटम आपको न्यूट्रल दिख रहे हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन का चार्जेस है और जितना इलेक्ट्रॉन का चार्जेस है वो सेम है। क्लियर है यहां तक? अब जब तक उसमें कुछ, जैसे यहां पर टीचर आई थी ना, तो हमारे इसमें एनर्जी आ रही है। जैसे ही हमने एक एटम में एनर्जी डाली तो क्या हुआ, तो एक एटम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव वाला निकल रहा है ना, मैंने आपको बोला था नेगेटिव वाला यहां कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर आता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो जिस एटम से वो बाहर आया वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब वो इलेक्ट्रॉन जिसमें गया तो वो बन जाएगा नेगेटिव। आई होप अब आपको स्टोरी रिलेट कर रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि अब वो एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया और अब वो दूसरा एटम नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव एटम हमारे चार्ज हो गए तब इनके अंदर वो स्पेशल पावर आएगी, जो जिसकी मैं बात स्टार्टिंग में कर रहा था। अब एक पॉजिटिव एटम और एक नेगेटिव एटम, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वो जो मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट बता रहा था ना, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट यहीं से तो देख रहे हैं हम। तो अब वो चार्ज्ड हो गया है एटम,
तो अब क्या होगा, अब वो अट्रैक्शन और रिपल्शन हमें दिखाएंगे। तो हमने क्या देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस क्वेश्चन कैन बी दे कैन आस्क यू इन अ शॉर्ट क्वेश्चन और समथिंग कि कौन से चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो जो सेम साइन के होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेम टाइप ऑफ चार्जेस। ये हमारे अपोजिट चार्जेस हो गए, नेचर है ना, नेचर के अंदर ये अपोजिट हो गए। तो यही चीज यहां पर लिखी है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि वो ये होता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। अब देखिए, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये चीज समझा दी कि अगर कोई एटम को चार्ज होना है या बॉडी को चार्ज होना है तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा है ना, ऑलवेज किसको मूव करना होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है। कौन मूव होता है, इलेक्ट्रॉन। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि नो मैटर व्हाट, अगर किसी बॉडी पर प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन ही हमेशा मूव होता है। प्रोटॉन कभी भी अपनी जगह को नहीं छोड़ता है। हमें क्या लगता है कि सर अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा आ गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटॉन अपनी जगह ही रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और मैं इसका रीजन भी आपको बता देता हूं, क्योंकि जो प्रोटॉन का बॉन्ड होता है न्यूट्रॉन के साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसको तोड़ना हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल है। वहीं पर इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड न्यूक्लियस से काफी वीक होता है, तो जिसको हमें तोड़ना आसान होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी टूट जाता है, ब्रेक कर देता है बॉन्ड को और वो फ्री हो जाता है। तो यही रीजन होता है। ठीक है, अब यहां से हमें एक चीज जो हमने समझी थी मैं फिर लिख देता हूं, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो बन जाता है पॉजिटिव। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन आता है, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो बन जाता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जाता है। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह आएगा, चलो सर मान लिया कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। अब ये कैसे बताएंगे कि ये कितना चार्ज हुई है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि अगर चार्ज है तो हमें बताना पड़ेगा ना क्वांटिटी में कितना है। तो हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी कितना चार्ज हुई है, उसमें कितना चार्ज आया है। तो उसका सिंपल सा क्या एक्सप्लेनेशन है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू बता दूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू बता दूं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो क्या होगा। तो होगा ये कि अगर समझ लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो 10 टाइम्स चार्ज निकल रहा है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो, अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 10 टाइम्स उस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज आ रहा है। तो मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि पहले हम ये देख लेते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कितना चार्ज होता है और जब बहुत सारे निकलेंगे तो कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इस पे आऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये एक चीज जरूर लिख लेना कि इसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो वो फिक्स है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू ये बन सकता है। सो प्लीज बी प्रिपेयर कि ये एक अच्छा क्वेश्चन बनने के लायक है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर आपने बोला है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो प्रोटॉन पे भी होता है। बिल्कुल होता है। तो जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो सेम होता है। क्या होता है, सेम। तो ये भी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। तो सर फर्क क्या है, फर्क तो यहां पर इनके पोलैरिटी का है, नेचर का है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बट मैग्नीट्यूड इनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और एक प्रोटॉन पे चार्ज आपको याद हो जाना चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। वैसे यहां पर भी लिखा हुआ है, आप इसको भी देख लेना। अब तो ये समझ में आ गया कि सर एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना। अच्छा, प्रोटॉन से हमें कुछ लेना देना क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन तो वैसे ही मूव नहीं होता, वो तो एक जगह ही बैठा रहता है। मूव कौन होता है, बेचारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से ही सारी चीजें हमें समझनी है। अब मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। ठीक है, मान लो अगर एक एटम है, ठीक है, अब इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला,
कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? एक। तो जितना इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से निकाला, तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। मैं नेचर की बात नहीं कर रहा, पावर की बात कर रहा हूं, अमाउंट की बात कर रहा हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बिल्कुल सर। तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला तो ये कितना चार्ज हो जाएगा? तो ये प्लस का चार्ज होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये प्लस का उतना ही चार्ज होगा जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहां पर आप प्लस लगा दे बिंदास। क्यों? क्योंकि ये प्लस में चार्ज हुआ है। तो मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो बॉडी का चार्ज हो गया। अब मुझे बताओ, अगर दो निकलते हैं तो, अगर ये दो निकलते हैं तो डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अगर 3 निकलते हैं तो सर, तो जब 3 निकलेंगे, है ना, तो जब 3 निकलेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 निकल रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यू तो फिक्स है। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं ई। जो 1.6 मैंने आपको बताया है ना, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जो आप यहां पर भी देख लेंगे, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो ये तो बदल नहीं रहा है। बट ये नंबर जो है ये तो बदल सकते हैं, तो इसको हम एन बोल देते हैं। एन कैन बी एनी नंबर, 1 2 3 4 99 49 50 60, एनी नंबर। बट रिमेंबर वन थिंग, आगे जाके बताऊंगा, अभी बता देता हूं कि ये जो n है ये पॉइंट में या डेसिमल में नहीं हो सकता, इट्स अ इंटीजर, है ना। इसका मतलब ये है कि n एक तो नेगेटिव नहीं कर सकते, n जो है वो 0 नहीं हो सकता, उसके बाद n कैन बी 1 2 3 4 एनीथिंग, बट 1.5 2.5 ऐसे कभी पॉसिबल नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर दो निकलेंगे, कभी भी 1.5 नहीं निकलेगा, 1.7 नहीं निकलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखना कि n तो नंबर है मान लिया, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक, आप कह सकते हो इंटीजर है, होल नंबर है, मतलब 0 नहीं आएगा, सॉरी। तो उसमें बस नंबर चलेंगे 1 2 3 4 ऐसे, कभी भी 1.5 2.5 4.5 नहीं होता, ठीक है। ओके, अब वापस इधर आते हैं। तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बोली, तो क्या मैं इसका सर एक फॉर्मूला बना लूं? बिल्कुल बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है, इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकले। अच्छे से सुनना, एक बॉडी में से n इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला, तो ये तो कंफर्म है ना सर कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा? बिल्कुल सर, अभी आपने बोला था इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव का चार्ज तो फिक्स है। अब कितना चार्ज इस पे आया, तो वो उस पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले। तो लेट्स से इस बॉडी का चार्ज हो गया Q। कितना हो गया? Q। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं, तो आप उसको कैपिटल Q से भी कर सकते हो, स्मॉल q से भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ओके, अब इस पे चार्ज हमें Q निकालना है, तो Q की वैल्यू क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, टोटल कितने निकल रहे हैं? N। आ गया ना फॉर्मूला। अब यहां प्लस माइनस में लगा देता हूं, इसका मतलब ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि क्या वो हमारी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है क्या, या फिर हमारी बॉडी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव कब लेना है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नेगेटिव कब लेना है, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको यह समझनी और जरूरी है कि मान लेते हैं, एग्जांपल देता हूं आपको, एक बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एक बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये बॉडी का चार्ज कितना होगा? तो ये बॉडी का चार्ज होगा प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो क्या समझ में आया? अगर 10 इलेक्ट्रॉन एक में से निकल रहे हैं, तो जितना वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और 10 इलेक्ट्रॉन किसी में जा रहे हैं तो उसका भी सेम चार्ज होगा, बट नेगेटिव में होगा। तो यहां पर एक चीज भी क्लियर हो गई, अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जितना उसको वो पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं ना, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और में जाएंगे उसको भी उतना ही नेगेटिव चार्ज करेंगे। तो ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। अदरवाइज ये फॉर्मूला अब आपको यूज करना है, कौन सा? Q इक्वल्स टू NE, जहां पर Q क्या है? उस बॉडी पे, उस मैटर पे, उस एटम पे चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर है। कई बार हम गलती से ना इसको चार्ज समझ लेते हैं, कूलाम लगा देते हैं, नहीं, ये नंबर है, एक डिजिट है, राइट। तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, वो 1 2 3 4 चलता जाएगा। और E क्या है?
ई है जो मैंने अभी आपको बताया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो कि फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हमने चार्ज को क्वांटिफाई कर दिया कि चार्ज क्वांटिटी में कितना है। आई होप सबको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये हमारे कोर्स का पार्ट है, क्या ये हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं एनसीईआरटी के अंदर भी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, बट उन्होंने इतना उसको डिस्क्राइब नहीं किया, तो मैं आपको बिल्कुल एक डिटेल में हर चीज समझाऊंगा ताकि हमारी बेस अगर स्ट्रांग हो गई तो जो हमारे आगे वाली जो चीजें हैं वो बहुत इजी लगेंगी। तो इसीलिए मेरी अप्रोच सिर्फ यही रहने वाली है कि मैं आपको रूट से चीजों को पकड़ना सिखाऊं ताकि हम हर एक बेसिक क्लियर करते जाएं, ताकि हमारी जो फर्दर क्लासेस हैं 11th है 12th है राइट, उसके अंदर हमें दिक्कत ना हो कॉन्सेप्ट को वापस समझने में। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, प्योर डिटेल में प्योर अच्छे से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है। एनसीईआरटी में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं दैट मींस उनकी थ्योरी भी तो कवर करनी है। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर आपको दिखेगा, और ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, बट अगेन इट विल रिक्वायर कि आप पहली जो मैंने जो चीजें बताई वो आपको आनी चाहिए। अब ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, पहले एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, फिर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकले हैं? दिस इज द क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो लिखा नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो जब नहीं लिखा हुआ है उसको तो नंबर से मतलब है ना। अब बॉडी प्लस की चार्ज हो या माइनस की चार्ज हो उससे क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, जैसा कि मैंने आप पिछली स्लाइड में बताया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व सर कैसे करें? तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया, Q इक्वल्स टू क्या होता है Ne, जिसमें E की वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो आपको याद हो गया होगा। N हमें निकालना है, Q हमें दिया हुआ है 1 कूलम। आप बोलेंगे सर ये कहां दिया हुआ है, ये देखो ना 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज है बॉडी पे, तो उसको इतना चार्ज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले ये हमसे पूछ रहा है। तो आपके सामने फॉर्मूला है, ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं, तो N निकल नहीं सकता क्या? बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, N किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन E। ठीक है सर, Q कितना है 1, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, कोई बोलेगा सर आपने ये E के साथ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है। तो भैया बट 9 देखो N जो है ना उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि N जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि किसी बॉडी में से -2 इलेक्ट्रॉन निकले, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ साइन वाइन मत लगाना ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। N जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, हाँ, बट हम ये बता देंगे कि बॉडी नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है इस इंफॉर्मेशन पे कि क्या इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहे हैं या क्या इलेक्ट्रॉन उसमें से जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। इस 10⁻⁻19 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बचेगा, 1.6 ऐसा कैसे लिख दिया, और ये 10⁻19 हो गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप फर्दर सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 गुलाम। मत लगा देना, दिस इज नॉट अ चार्ज, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पॉइंट में नहीं होते, तो ये आपने तो पॉइंट में लिख दिया, बट दिस इज नॉट अ पॉइंट राइट, ये पॉइंट में नहीं है क्योंकि पीछे पावर देखो 18 है। मतलब ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 625 इंटू 10⁻, ठीक है 16, यानी कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो बॉडी 1 कूलम चार्ज होगी। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि नहीं मुझे तो 1 कूलम चार्ज करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इंसर्ट करूं, सेम, मतलब इसमें भी सेम ही जाएंगे। बात समझ में मेरी आ रही है कि नहीं आ रही सबको? आई होप सबको समझ में आ रही है। ठीक है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज्ड ना हो जाएं। तो अगर आप किसी बॉडी को -1 चार्ज करते हैं या +1 चार्ज करते हैं कूलम, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस फर्क ये है नेगेटिव में देने पड़ेंगे और पॉजिटिव में लेने पड़ेंगे। आई होप सबको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बट इंफॉर्मेशन आपको पहले चाहिए होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से इसको सॉल्व किया है। एंड आई होप अब आपको चार्जेस के बारे में एक अच्छी नॉलेज मिल गई होगी जो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग कर देती है। ऑल्दो इसके बारे में हम 11th 12th में और ज्यादा पढ़ते हैं, सॉरी 12th के अंदर,
बट अभी हमें एक बेसिक नॉलेज लेके चलना है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें समझना है तो हमें पहले चार्जेस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था और इतना आई थिंक चार्जेस के लिए हमारे लिए बहुत है। और आई होप आपको ये चार्जेस की सीरीज अच्छी लगी होगी कि चार्जेस के बारे में अब हमें थोड़ा बहुत तो आता है। आई बिलीव आपको बहुत कुछ आता है चार्जेस के बारे में, अब आप कुछ समझ सकते हैं, आप उसको जानते हैं कि चार्ज है क्या। अब आप अपनी मूवी का मेन हीरो जान गए हैं। अब आने वाली चीजें आपके लिए बहुत इजी होने वाली हैं, क्योंकि मेन हीरो अगर समझ में आ गया तो अब तो सब सपोर्टिंग चीजें चल रही हैं। अब तो सिर्फ फिल्म बनेगी, हीरो हमने समझ लिया है, हीरो को हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसी के साथ चार्जेस का ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, सभी जुड़े हैं। अब जाने से पहले आपसे मैं बस एक चीज चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे YouTube चैनल स्कोरशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर करें। और इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। एंड तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।